करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अक्सर ऐसे होता है कि लिंक रिफ़्रेश ना करो तो मुझे रिकॉर्डिंग के ऑप्शन शो नहीं होती, मेरे पास मीटिंग का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर उस मुझे दोबारा फिर आप लोगों को लीव करने का कहना पड़ेगा, फिर से लिंक रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है मैं हर दफ़ा लिंक रिफ़्रेश कर दूँ, उसके बाद आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, तो वेट कर लिया करें, ज्वाइन करने से पहले देख लिया करें ऑनलाइन कोई है कि नहीं है, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ कि नहीं बैठा। अगर मैं ऑनलाइन होता हूँ तो फिर आप ज्वाइन कर लिया करें, वरना फिर वेट कर लिया करें। मैं लिंक रिफ़्रेश करूँगा, आप अपने जीसीआर को एक दफ़ा रिफ़्रेश किया करें उसके बाद, तो फिर वो ज्वाइन हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको टेक्स्ट भी कर दिया करूँगा रिफ़्रेश करने के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा है? किसी ने भी नहीं देखा? किसी को मेरी कोई आवाज़ नहीं आ रही? सर हाफ देखा है। क्या समझ आया उसमें, जो सर जितना भी देखा है? वोल्टेज वाला सारा चेक कर लिया, वो तो समझ आ गया। इलेक्ट्रोड्स वाला हाफ देखा है। वीडियो डाउनलोड अच्छा, नहीं हो रही थी तो वो फिर मैं नेट स्लो था। तो वोल्टेज वाला तो सारा समझ आ गया, और वो जो ग्राउंडिंग और अर्थिंग वो सारा जिससे आपने बाद में सारा की कि वो दो दफ़ा किए हैं ना, तो वो पहले आपने एक दफ़ा पैनल का यूज़ कर लिया था और एक दफ़ा वो वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया था। तो वो वाली चीज़ बिल्कुल। समझ आ गई सर। दोनों वोल्ट मीटर और पैनल वाला सेम शो कर रहे थे ना, क्योंकि 455 जो था सर, आप पहले कह रहे थे कि 455 10 रेशियो है, पर वो वोल्ट मीटर से में शो हुआ था। पहले वो समझ नहीं आ रही थी कि 455 कैसे पता चल रहा है 10 रेशियो रखा हुआ है। तो वो फिर वोल्ट मीटर। 455 तो हमने कैलकुलेशंस की है ना, कि हमें पता है हमारी हाँ जी। आउटपुट वोल्टेज क्या है यस सर। और हमारी इनपुट वोल्टेज, मतलब प्राइमरी की सही। वोल्टेज क्या है और सेकेंडरी की वोल्टेज क्या है। तो उन दोनों हम के उस ऊपर डिवाइड करके हमने ट्रांसलेशन निकाल लिया था। सही से, तो मतलब पहली रीडिंग पे आपने उस तरह 10 रेशियो निकाला था। पहली रेटिंग पे पहली रीडिंग पे हमने ट्रांसलेशन निकाली थी, और उसके अच्छा। बाद हमने स्टेप वाइज वोल्टेज इंक्रीज किए थे, और बस टर्न रेशो को वेरीफाई किया था। क्या यस हमारी सर। जो रेटेड वोल्टेज है 220 तक लेकर गए थे, और आउटपुट पे 100 किलो वोल्ट जनरेट हुए थे। वो पैनल मीन्स का कि जो। एक तरह से हमने ओपन सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर का था वो परफॉर्म किया था। कोई हम्म। लोड नहीं लगा हुआ था, और वोल्टेज बढ़ाकर रेटेड वोल्टेज तक अप्लाई किए थे, और इनपुट करंट भी हमने मेजर कर लिया था एक तरह से। यस सर। ओपन सर्किट टेस्ट में यही कुछ होता है। इसको यूज़ करके हम वो फिर कैलकुलेशंस कर सकते हैं इंटरनल लॉसेस की। ये चीज़ सर क्लियर होगी फिर। पैनल की सारी और टाइमर वगैरह किस तरह चेंज करना, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। पैनल का यूज़ समझ आ गया था ना सारा, कि पैनल में यस क्या सर, वो आ किस चीज़ गया। का क्या फंक्शन है। यस सर। और सिलोस्कोप अच्छा, भी थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। ठीक है, बाकी किसी ने देखा है यहाँ तक? सर बस ये वोल्टेज वाली देखा था सर, 25-30 मिनट जो स्टार्टिंग था। अच्छा, चलें ठीक है। वो मैंने लेक्चर असल में लेट अपलोड किया था, ये वीक के शुरू में होना चाहिए था बस। और अपलोड मैंने सुबह करना था, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते काफ़ी टाइम लग गया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह की, क्लिप्स थे उनको ज्वाइन किया। वीडियो साइज़ बहुत बड़ा था असल में, तो वो रेंडरिंग होते होते भी 1.5 से 2 घंटे लग गए। फिर उसके बाद दोबारा अपलोडिंग की थी, वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया, करते करते रात हो गई। मैं यूनिवर्सिटी में 8 बज गए थे, मैं 8 पे यहाँ से घर गया था। खैर बहरहाल, अभी इसका थियोरेटिकल पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। और जो इसमें हमने रीडिंग्स ली थी वो भी मैंने शेयर नहीं की थी, तो मैं थियोरेटिकल पार्ट और रीडिंग्स दोनों चीज़ें मैं आज अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने ये लेक्चर एक दफ़ा कंप्लीटली देखना है, और फिर लैब रिपोर्ट आपने बनानी है। लैब रिपोर्ट आप लोगों की इंडिविजुअल है, तो वो ग्रुप में नहीं है। आज मैं जब थियोरेटिकल लेक्चर अपलोड करूंगा और साथ में रीडिंग्स भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने करना ये है कि मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा गूगल क्लासरूम पे, आप लोगों ने लैब रिपोर्ट वहाँ सबमिट करवा देनी है। सर उस लैब रिपोर्ट में आप जो रीडिंग देंगे वही वगैरह इंक्लूड करनी हाँ, है? उस लैब रिपोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि हमने एसी वोल्टेज मेजरमेंट कैसे लिए हैं।
तीन मेथड्स हैं। एक तो ट्रांसफार्मर रेशो के साथ, वो तो कैलकुलेशन बेस्ड है। इनपुट प्राइमरी वोल्टेज मेजर की, टर्न रेशो से मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी की वोल्टेज कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और उसको मीटर पे वेरीफाई भी कर लिया। दूसरी क्या थी, दूसरा मेथड क्या था कि हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया था। वोल्टेज डिवाइडर कैसे अब यूज़ किया था, हमारे जो कैपेसिटर। मेन कैपेसिटर है उसके सीरीज़ में एक छोटा कैपेसिटर लगाया था। छोटे कैपेसिटर अच्छा। से मुराद ये है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग कम थी। जो मेन कैपेसिटर इम्पीडेंस था वो कम थी। उसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा थी। जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है उसकी कैपेसिटेंस कम है और इम्पीडेंस ज़्यादा होगी उसकी। इसी तरह जो छोटा कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज रेटिंग कम है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है और इम्पीडेंस कम है। तो जिसकी इम्पीडेंस कम होगी उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी कम आएगा। तो हम बस सिंपली सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेजेस को डिवाइड कर रहे हैं और उनको मेजर कर रहे हैं। अब ये जो वोल्टेज डिवाइडर हमने यूज़ किया था इसको कहते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर या फिर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसके अंदर होता क्या है, एक कैपेसिटर होगा, एक इंडक्टर होगा और थर्ड चीज़ क्या होगी, एक ट्रांसफार्मर। मैं इसकी पिक्चर शेयर करता हूँ। ये चीज़ें मैंने थियोरेटिकल पार्ट में कवर करनी है, आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आज यूनिवर्सिटी का इंटरनेट भी बहुत स्लो चल रहा है, स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है कोई मेरी जो मैंने शेयर की अभी? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। पता नहीं आज स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। सर ये लैब रिपोर्ट आप ग्रुप में रखते हैं सर, तो बेहतर है सर। नहीं, ये एचओडी की तरफ से है कि आपने लैब रिपोर्ट्स इंडिविजुअल ले ली हैं। लास्ट टाइम ग्रुप्स में ही ली थी, लेकिन इस दफ़ा एचओडी ने मीटिंग में बोला है कि आप लोग लैब रिपोर्ट्स ग्रुप्स में क्यों ले रहे हैं, आप इंडिविजुअल लें। क्योंकि जब पीएससी का विजिट होता है तो वो ऑब्जेक्शन लगा कर जाते हैं कि ये चीज़ ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, ये इंडिविजुअल होनी चाहिए। वरना हमें तो आसानी है ग्रुप में चेक करना, अब ऑनलाइन चेकिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल है चीज़ों का। अच्छा मैं भी लैपटॉप से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑप्शन शो हो रही थी स्क्रीन शेयरिंग के बाद वो ऑप्शन ही गायब हो गई है। मतलब पता नहीं स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं कर रहा, शायद इंटरनेट स्लो है इस वजह से। बहरहाल मैंने ये मोबाइल के थ्रू आपके साथ एक पिक्चर ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो सबसे लेफ़्ट साइड पे तो आपकी वोल्टेज है जो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेकेंडरी वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कि C1 लिखा हुआ है। आपको कैमरा फीड नज़र आ रही है ना? यस सर। अच्छा, तो अब इसमें हो ये रहा है, एक सेकंड।
सर पीछे से लाइट की ना रिफ्लेक्शन हो रही है, आप थोड़ी सी स्क्रीन साइड पे कर दें। अच्छा, अभी देखिए आपको अब क्लियर कुछ नज़र आ रही है? नहीं सर, ब्लर आ रही है। अभी सही है। अच्छा, इसमें अगर आप सर देखें तो फोकस करने दो। मेरे पास तो फोकस भी शो हो रही है। ये शायद क्वालिटी ऑनलाइन पर पता नहीं, ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। अब कुछ बेहतर है, मुझे तो यस क्लियर सर। नज़र आ रही है अब। सर अब ठीक है। यस सर ठीक है, अब थोड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें आपके लेफ़्ट साइड पे तो आपकी सेकेंडरी वोल्टेज है जो कि आप मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वोल्टेज के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है C1। यहाँ पर इसमें 4 कैपेसिटर शो किए हुए हैं। हमारे पास सिंगल कैपेसिटर है, बड़ी वोल्ट जो जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हमारे पास सिंगल कैपेसिटर यूनिट है, ठीक है। इसके नीचे जो चीज़ है सारी, C2, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, ये तीनों मिलाकर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर या कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब अगर आप वीडियो में देखेंगे तो जो मेन ट्रांसफार्मर है उसके नीचे बॉटम पर एक सिल्वर कलर का मॉड्यूल एक लगा हुआ छोटा सा, जो कि वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें बिल्ट इन है, C2, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। अब होता यह है कि C2 की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इसकी इम्पिडेंस कम होगी। जब इसकी इम्पिडेंस कम है तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी कम आएगा। इसका जो रेटेड वोल्टेज ड्रॉप है वो मैक्सिमम जो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 300 वोल्ट्स का आएगा। इसके साथ इंडक्टर को फिलहाल छोड़ दें। ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है कि हमने एक हाई वोल्टेज लाइन से वोल्टेज मेजरमेंट लेनी है। हम डायरेक्टली कभी भी किसी हाई वोल्टेज लाइन से अपना मेजरिंग डिवाइस मतलब कि वोल्ट मीटर वगैरह नहीं लगाएंगे। हम जब भी इस तरह से मेजरमेंट्स लेंगे तो दरमियान में कुछ आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 1:1 का ट्रांसफार्मर होगा, जिसको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। मशीन में शायद आपने पढ़ा भी हो, ये 1:1 के ट्रांसफार्मर को आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की और सेकेंडरी की सेम होंगी। तो ये क्या करेगा, हमें जो वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस C2 के ऊपर है वही वोल्टेज ड्रॉप हमें मेजर करके दे देगा सेकेंडरी साइड पर, और उसकी हम रीडिंग ले लेंगे अपने वोल्ट मीटर्स के थ्रू। अब इंडक्टर का क्या काम है, जो करंट आपका सेकेंडरी साइड से आउटपुट हो रहा है और जो करंट आपका C1 C2 में से फ्लो कर रहा है, इस करंट में फेज शिफ्ट क्रिएट होगा। ये करंट आपका 90 डिग्रीज लीड कर रहा होगा सेकेंडरी की वोल्टेज से, क्योंकि कैपेसिटर में करंट आपका लीड कर रहा है हमेशा। जब भी वोल्टेज से वो लीड कर रहा होता है तो हमने इंडक्टर बीच में इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया है ताकि वो जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है इंडक्टर उसको कंपनसेट कर दे, इसको वापस 0 डिग्री पर ले आए। ये सिर्फ फेज शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए है इंडक्टर। तो ये क्या करेगा, आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर वही वोल्टेज अप्लाई करेगा, उसी फेज में अप्लाई करेगा जिस फेज एंगल पे सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर आपको वोल्टेज मिलेंगी, वो हम डायरेक्टली अपने मीटर्स को कनेक्ट कर देंगे। इसकी कोई समझ आई है जो मैंने कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपको एक्सप्लेन किया? यस सर। यस सबको सर। समझ आ रही है? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं? सर ये इंडक्टर का दोबारा बताएं जरा कि इसके लगाने का क्या मकसद है। इंडक्टर लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो सेकेंडरी साइड से जो करंट फ्लो कर रहा है और सेकेंडरी की जो वोल्टेज है, इन दोनों के दरमियान फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस लगाए हुए हैं। C1 C2 दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। कैपेसिटेंस की वजह से करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज शिफ्ट क्रिएट हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ उस फेज शिफ्ट को कंपनसेट करने के लिए, उसको वापस 0 पर लाने के लिए हमने इंडक्टर लगाया। इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को आपस में वो कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, फेज सही शिफ्ट है। को अपोज करेंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट फेज शिफ्ट जो होगा वो 0 डिग्री होगा, या करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होंगे। तो जो करंट ट्रांसफार्मर इस एक्सिलरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फ्लो कर रहा है और जो करंट आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लो कर रहा है वो दोनों इन फेज हो जाएंगे। जो करंट आपका एक्सिलरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर फ्लो कर रहा है और जो सेकेंडरी की वोल्टेज है जिसको हमने मेजर करना है,
ये दोनों इन फेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर जो आउटपुट पे आपको फेज मिलेगा ये वही सेम फेज होगा जो कि आपका सेकेंडरी को जिसको आपने मेजर करना है, सही है सर। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया वोल्टेज डिवाइडर मेथड, ठीक है, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड जो था वो स्फीयर गैप मेथड था। स्फीयर गैप मेथड या इलेक्ट्रोड स्पेसिंग मेथड, जो भी आप इसको कह लें, उसमें हम ये करते हैं कि दो स्फीयर्स हमने लगाए, उनके दरमियान में कुछ गैप रखा और उसकी इनपुट पर हमने वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर दी। एक टाइम आएगा कि वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, दोनों स्फीयर्स के दरमियान में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि हमारे केस में एयर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर है, तो एयर में आयनाइजेशन हो जाएगी और वो एयर की जो इंसुलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को एक पाथ मिल जाएगा जिसको हम डिस्चार्ज चैनल भी कहते हैं। वो करंट को एक डिस्चार्ज चैनल मिलेगा, वो उस चैनल के थ्रू एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वो अर्थ पिट के साथ कनेक्टेड है। जब ये होगा तो पैनल डिटेक्ट करेगा कि कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया, तो पैनल ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज को ज़ीरो पर ले आएगा और फॉल्ट की इंडिकेशन आपको दे देगा। अब इससे हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है? IEEE का एक स्टैंडर्ड टेबल है, उस टेबल में ये मेंशन्ड है कि आपने स्फीयर का साइज़ क्या रखना है और स्फीयर्स का गैप क्या रखना है। फॉर एग्जांपल आपने स्फीयर का साइज 20 मिलीमीटर डायमीटर उसका रखा और उसका स्फीयर्स के बीच में जो गैप है वो 10 मिलीमीटर रखा है, तो टेबल ये आपको बताएगा कि आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन किस वोल्टेज पर जाकर होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 10 मिलीमीटर की स्पेसिंग रखी है तो आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा 15 किलो वोल्ट के ऊपर। अब आपको नहीं पता कि जब आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो आपके पास कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पेयर गैप्स मौजूद हैं, तो आप मेजरमेंट कैसे लेंगे वोल्टेज की? आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाएगा। आपने भी स्पेसिंग 10 मिलीमीटर की रखी हुई है, 10 मिलीमीटर पर जब वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा तो इसका मतलब है कि आपने भी वही वोल्टेज अप्लाई की हुई थी जो कि उस टेबल में मेंशन की हुई थी, क्योंकि वो टेबल बता रहा है आपको कि अगर 10 मिलीमीटर पे ब्रेकडाउन हो गया तो इसका मतलब है कि अप्लाइड वोल्टेज 15 किलो वोल्ट होनी चाहिए। तो आपका भी जब ब्रेकडाउन हो गया इसका मतलब है कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई की हुई थी वो 15 किलो वोल्ट थी। तो आपने एक तरह से मेजरमेंट ले ली कि अब इस टाइम पर, ब्रेकडाउन के टाइम पर अप्लाइड वोल्टेज 15 किलो वोल्ट है, ठीक है। इसी तरह आप अगर गैप स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे, 10 मिलीमीटर की जगह 20 मिलीमीटर कर देंगे, तो वो भी टेबल में मेंशन होता है कि आप स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया तो फिर कितने किलो वोल्ट पर जाकर ब्रेकडाउन होगा। फॉर एग्जांपल 20 मिलीमीटर पर आपका ब्रेकडाउन होता है 30 किलो वोल्ट, तो आप इसी तरह वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे अपने पास, एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रेकडाउन हो जाएगा। 20 मिलीमीटर स्पेसिंग के साथ जब ब्रेकडाउन हुआ तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि टेबल ने मुझे बताया कि 20 मिलीमीटर स्पेसिंग के साथ जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 30 किलो वोल्ट है। इसका मतलब है कि जो मेरी सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज जनरेट होकर आ रही थी वो 30 किलो वोल्ट थी। ये आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें जिन कंडीशंस पर टेबल में वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं उन्हीं कंडीशंस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल ये सेम होने चाहिए जो कि टेबल में मेंशन्ड है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े बहुत तो फिर हमें एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, उस करेक्शन फैक्टर को हम टेबल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ फेयर गैप की वर्किंग देखनी है कि इसमें ब्रेकडाउन कैसे होता है और मेजरमेंट कैसे लेनी है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। इसके बाद होता यह है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, स्फीयर्स भी यूज़ करते हैं, प्लेन इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं, पॉइंट इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे किसी में ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, किसी में ब्रेकडाउन थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पर जाकर होगा। वो इसलिए कि इलेक्ट्रोड की शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसके टिप जो बहुत शार्प होती है,
तो वोल्टेज का स्ट्रेस जो इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर है, एयर के ऊपर जो वोल्टेज का स्ट्रेस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो रहा है, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड पॉइंट वाला यूज़ किया हुआ है। तो सारी की सारी वोल्टेज एक सिंगल पॉइंट पे फोकस हो रही है, तो उसमें ब्रेक डाउन जल्दी होगा। अगर आप प्लेन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो प्लेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसकी जो वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट है एक बड़े एरिया के ऊपर। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया वो कम हो गई है, क्योंकि स्प्रेड आउट हो गई है, डिस्पर्स हो गई है। आपको वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे ब्रेकडाउन करवाने के लिए। इसलिए हमने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे। टेबल्स में रीडिंग्स रिकॉर्ड किए हैं, मैं उनके रीडिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने उसका रिपोर्ट में अपनी ग्राफ प्लॉट करने हैं, और उस ग्राफ में ये अपने ये चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका ब्रेकडाउन जल्दी हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका ब्रेकडाउन देर से हो रहा है। जो प्लेन इलेक्ट्रोड है और जो स्फीयर इलेक्ट्रोड है, इनके ब्रेकडाउन हाई वोल्टेजेस पर जाकर होंगे, और जो पॉइंट इलेक्ट्रोड्स हैं इनका ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पर ही हो जाएगा। सर वो वैल्यू से ग्राफ जनरेट करना है ना, जो आप हाँ रीडिंग बिल्कुल, दे रहे हैं। सही है। बिल्कुल। वो रीडिंग्स में बस यही है कि इलेक्ट्रोड की टाइप मेंशन है कि आप स्फीयर यूज़ कर रहे हैं, प्लेन यूज़ कर रहे हैं या पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो फिर स्पेसिंग है, 10 मिलीमीटर पे आपने ब्रेकडाउन वैल्यू मेजर की, 20 मिलीमीटर पे चेक की, 30 पे चेक की। फिर डिस्टेंस वर्सेस ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, और वाई एक्सिस पे ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ले लेंगे, उनको प्लॉट कर लेंगे। सर ये आपने टेबल आपने मैनुअल में दिया हुआ है? हाँ, ये टेबल मैनुअल में दिया हुआ है, मैनुअल मैंने सर अपलोड किए थे। सर वो 50 तीन से तरह नहीं स्टार्ट हो रहा? नहीं नहीं, वो जो गैप स्पेसिंग है वो आपने खुद उसमें एंटर करनी है, 10 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक 5 रीडिंग्स हैं। सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं अपने पास। अच्छा, ये ग्राफ इस तरह की कुछ प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 मिलीमीटर्स, और वाई एक्सिस में किलो वोल्ट्स में वोल्टेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। और साथ में 5 टेबल हमने जनरेट किए थे, 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं हमने। तो जो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ किए हैं वो स्फेयर टू स्फेयर लार्ज डायमीटर, स्फेयर टू स्फेयर स्मॉल डायमीटर, प्लेन टू प्लेन लार्ज, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू प्लेन। तो हर एक का बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है। जो सबसे नीचे लाइन है वो कौन सी आ रही है, पॉइंट टू प्लेन, ठीक है। सबसे नीचे लाइन उसकी आ रही है, उसके ऊपर लाइन आ रही है पॉइंट टू पॉइंट, और उसकी इसी तरह सबसे जो हाई वैल्यूज आ रही हैं वो प्लेन टू प्लेन और स्फेयर टू स्फेयर आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें वोल्टेज आपको ज़्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं ब्रेकडाउन करवाने के लिए। जो पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू प्लेन है, इसमें चूँकि वोल्टेज का जो स्ट्रेस है वो सिंगल पॉइंट पर आ रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट्स, हम स्फेयर टू स्फेयर इलेक्ट्रोड ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर मेजरमेंट्स के लिए, क्योंकि यह हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है वोल्टेजेस की। इसके अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रोड है, पॉइंट इलेक्ट्रोड, प्लेन इलेक्ट्रोड या सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड, इनमें एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं मिलती, तो हम वोल्टेज मेजरमेंट के लिए स्फेयर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बातें, कुछ समझ आ रही हैं? जी सर। किसी को कोई सवाल है तो पूछें अभी दोबारा। सर लैब रिपोर्ट की सबमिशन डेट नेक्स्ट लैब तक रखिएगा। हाँ, वीकेंड का टाइम दूंगा आप लोगों को पूरे, मतलब वीकेंड के बाद ही होगी, मंडे तक आपकी लैब रिपोर्ट सबमिशन डेट होगी। नहीं सर, ट्यूसडे को रख दें सर, मंडे को और भी है सर काफ़ी सबमिशन। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो ये है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की आपकी लैब है, मंडे को होती है, उसको आप आज की लैब के साथ स्वैप कर लें। वो इसलिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप लोग जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा, मतलब मीन्स कि लैब का जो काम होगा वो थोड़ा सा हम
डिले के साथ चलेंगे थ्योरी की निस्बत, जो ताकि आप थ्योरी में वो टॉपिक्स पढ़ लें, उसके बाद हम लैब में उसका एक्सपेरिमेंट करें। तो ये होगा कि आपकी जब थर्सडे को कंप्यूटर नेटवर्क की लैब हो रही होगी तब तक आपने कुछ ना कुछ थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, तो आपको लैब में कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, वरना लैब में मुझे थ्योरी का लेक्चर देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से फिर मंडे को आपकी हाई वोल्टेज की लैब होगी और थर्सडे को आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब होगी। ठीक है। सर उसी हफ्ते के लिए या नेक्स्ट पूरे आगे सेमेस्टर? नहीं, पूरे सेमेस्टर, आगे पूरे सेमेस्टर के लिए। सही है सर। वो इसलिए कि वरना अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक थ्योरी में डिटेल से डिस्कस ना की जाए वो लैब में परफॉर्म करवाना मुश्किल हो जाता है, फिर मुझे लैब में अलग से थ्योरी का लेक्चर देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपनी टाइमिंग चेंज कर लेते हैं ताकि आप पहले थ्योरी में पढ़ लें, उसके बाद हम लैब परफॉर्म करें तो वो पूरा बेटर रहेगा। सही है सर। सी आर क्या हसन? हसन ऑनलाइन नहीं है? अच्छा, आज की अभी तक जो मैं आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ वो, तो अटेंडेंस आपने लगानी कैसे है कि आप ऑनलाइन आके या कमेंट्स में अपनी आईडी लिखते जाएंगे तो मैं वहाँ से अटेंडेंस निकाल लूँगा बाद में। मुझे पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बच्चे कितने थे और आईडी किस किस ने भेजी है, तो अटेंडेंस आपने अपनी अपनी लगानी है। आपकी अपने नाम के साथ सिर्फ आपकी आईडी होनी चाहिए। जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो वहाँ पता चल जाएगा कि आईडी किसकी है और नाम किसका आ रहा है। सर यूनिवर्सिटी खुलनी है इस सेमेस्टर या ऑनलाइन होगा टोटल सेमेस्टर? मिक्स पहले एक वीक आपको बुलाएंगे और फाइनल से भी पहले एक वीक आपको बुलाएंगे यूनिवर्सिटी। उसमें आके आप लोगों ने ग्रुप्स की सूरत में यहाँ परफॉर्म तो करना है, लेकिन उससे उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करेगी। सही है सर। बाकी ये है कि आप अपने तौर पे एचओडी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें हाई वोल्टेज लैब का ऑनलाइन इस तरह से समझ नहीं आ रहा, जब तक कि हम ऑन कैंपस आके चीज़ को ना देखें, तो आप हमें अलाउ करें कि हम ग्रुप्स की सूरत में यूनिवर्सिटी आ जाएं और आकर एटलीस्ट इक्विपमेंट देख लें एक दफ़ा। मैंने एचओडी को कहा था कि सेमेस्टर के शुरू में एक दो लैब्स के लिए अलाउ कर दें ताकि हमें स्टूडेंट्स को कुछ ये तो अंदाज़ा हो जाए कि इक्विपमेंट है क्या यहाँ पर। एक दफ़ा वो फिज़िकली देख लेंगे तो उनके लिए समझने में आसानी होगी। लेकिन एचओडी ने आंसर ये दिया था कि एडमिन वाले अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप अपने तौर पर फिर एचओडी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है यहाँ पे इक्विपमेंट किस तरह का है, जब तक कि हम उसको फिज़िकली देख ना लें। तो एक वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए आप लोग ग्रुप्स की सूरत में यूनिवर्सिटी अलाउ कर दें। सर कल जो एमसीएससी का विजिट था तो उसमें सैंपल लेने की रिपोर्ट आ गई है सर। थोड़ा क्लियर बोलो, आप समझ नहीं आई मुझे आपकी आवाज़। सर कल जो एमसीएससी का विजिट था सर यूनिवर्सिटी में, सर वो जो सैंपल ले गए सर उनकी रिपोर्ट आज आ गई है सर नहीं आई सर अब तक? नहीं नहीं, उनकी अभी तो नहीं आई। कल तो वो शाम को लेके चले गए थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई उसकी। उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो लगेंगे। सर एफएमसी के कुछ उन्होंने टीचर्स का पॉजिटिव हुआ है ना सर? जी जी। एफएमसी के कुछ टीचर्स का सर पॉजिटिव आ गया है ना कोरोना वायरस। अब देखें क्या बनता है। यार कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई वायरस अगर निकले भी तो यूनिवर्सिटी ने बंद होना है। यूनिवर्सिटी चलती रहेगी इस तरह। हाँ ऑनलाइन ही पढ़ाते ज़्यादा से हैं। ज़्यादा ये करेंगे कि जो अभी फर्स्ट बैच फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी ऑनलाइन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे। यूनिवर्सिटी बंद तो नहीं होती है, ऑनलाइन चलता रहेगा निज़ाम। दूसरी बात यह है कि आप लोगों में से अगर कोई करीब रहते हैं या यूनिवर्सिटी के आसपास जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं, वो अपने तौर पर अगर इंडिविजुअली तौर पर यूनिवर्सिटी आना चाहें तो उनके लिए तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी आते हैं किसी भी दिन तो कोई इशू नहीं है, मुझे आके बता दें।
मैं आप लोगों को लैब का विजिट करवा दूंगा और कोई एक्सपेरिमेंट जो भी चल पैच किया होगा उस टाइम पर मैं वो भी आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा ताकि आपको इक्विपमेंट के बारे में नो हाउ हो जाए। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी चक्कर लगता है किसी भी काम से तो आप बेशक लैब में आए और आकर इक्विपमेंट देख लें। दूसरे सेक्शन के लड़के आते रहते हैं अक्सर यूनिवर्सिटी को, वो तो आ जाते हैं, लैब में भी आ जाते हैं अक्सर। तो आप लोग भी अगर कोई यूनिवर्सिटी चक्कर लगाता है इस तरह से तो आप लोग लैब में आ जाया करें। ओके सर। अटेंडेंस किसी की रह रही है तो वो मार्क कर दें और किसी का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरीज हैं तो वो लोग फिर मीटिंग में ही रहें, बाकी लोग बेशक लीव कर जाएं अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो। ओके तो सर। लैब रिपोर्ट के बारे में बता दें सर। लैब रिपोर्ट का क्या दिखाऊं, समझ नहीं आई। लैब रिपोर्ट के बारे में बता दें सर, जो फर्स्ट लैब रिपोर्ट बनानी है तो उसको। यार उसको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी। एक तो आप लोगों ने मैनुअल, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ ना, उसकी वो पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसको एज इट इज़ छापा लगाना, वापस दोबारा से लिखना, वो कोई सेंसिबल मतलब कोई तुक नहीं बनती उसकी, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, वो 3 मेथड्स के नाम की सूरत में आप उनको उसमें लिख दें या समरी लिख दें उसकी कि हमने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके नीचे रिजल्ट्स की हेडिंग देकर जो टेबल्स जनरेट किए हैं वो टेबल्स डालें और नीचे ग्राफ प्लॉट कर दें और सबसे आखिर में कंक्लूजन डाल दें, 3-4 लाइन उसका कंक्लूजन लाजमी डालना। कंक्लूजन में बताएंगे आपके, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं उसमें कौन सा मेथड एक्यूरेट है, किस मेथड से एक्यूरेट रीडिंग्स आ रही हैं, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोड्स जो हमने यूज़ की किस टाइप के इलेक्ट्रोड से एक्यूरेट रीडिंग आ रही थी, और दूसरे जो इलेक्ट्रोड है कुछ इलेक्ट्रोड में ब्रेकडाउन जल्दी क्यों हो रहा था और कुछ में ज़्यादा वोल्टेज पर जाकर क्यों हो रहा था ब्रेकडाउन। मतलब ये 4-5 लाइन में आपने ये कंक्लूजन भी डाल देना। टेबल्स सर जब अभी आप आप डालेंगे रिजल्ट्स में तो इस दफ़ा ये होगा, टेबल्स की वजह से रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि टेबल तो 5 टेबल्स आपने बनाने हैं, तो बस उसकी वजह से रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी ये है कि लिखने वाला जो काम है वो तो आपका एक से 1.5 पेज का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। टेबल भी आपने तो बस वर्ड में जाके टेबल इंसर्ट करना है, वो तो टाइप नहीं करना, तो उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर अभी आप आपने एक लोगों ने वीडियो जब रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो उसमें अपनी आईडीज और सेक्शन दोनों मेंशन करने हैं। अपनी रिपोर्ट को रीनेम करके अपनी आईडी और सेक्शन दोनों चीज़ें मेंशन करनी है ताकि मुझे आसानी रहे थोड़ी सी। जी बताएं क्या पूछे थे। सर ये पूछ रहा था कि आपने अभी एक वीडियो मजीद भेजनी है ना, उसके बाद फिर बनाएंगे। अभी अभी मैं एक लेक्चर वीडियो इसके इसी एक्सपेरिमेंट की थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड करूँगा, वो देख लें और फिर आपके पास 4-5 दिन का टाइम होगा, आराम से कौन सी रिपोर्ट उसकी बना लेना। ओके सर। सही है सर। रिपोर्ट का टाइम नेक्स्ट वीक तक ही होगा, वो इजी सर हो ये के नेक्स्ट पहली वीक तक लैब है कर मेरी। लेना। हाँ लैब नंबर 1 थी ये। अच्छा। अच्छा, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का मैं सॉफ्टवेयर अपलोड किया था मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा उसमें डाउनलोडिंग में, तो आप लोग भी ट्राई करें, इशू होना नहीं चाहिए। असल में सर फाइल का साइज डाउनलोडिंग में थोड़ा सा इशू बड़ा है। है। नहीं, वो जब आप ओपन करते हैं ना, वो चूंकि वो रार की फाइल है तो वो आपको व्यू तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे ऑप्शन अवेलेबल होती है ओपन इन न्यू विंडो। तो जब ओपन इन न्यू विंडो करेंगे तो आपको डाउनलोड की ऑप्शन देगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। हो सकता है कि आप थोड़ा सा नेट का इशू हो तो आपको वो डाउनलोडिंग ना ना करके दें क्योंकि फाइल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, 100 MB या 105 MB की फाइल है। तो हो सकता है इंटरनेट की इशू से डाउनलोड ना आ रही, क्योंकि मैंने दूसरे पीसी पे चेक किया वहाँ तो इजीली डाउनलोड हो रही थी। नहीं सर इस तरह नहीं हो रही। अगर नहीं भी होती तो आप सिंपली, नहीं होती सर। अच्छा मैं इस तरह करता हूँ कि गूगल ड्राइव पे, अच्छा मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर वहाँ पर ही सर, फिर आप वहाँ बहुत से ठीक है। डाउनलोड कर हाँ लेना। सर, या तो ये कर लें या वन ड्राइव पे अपलोड करके दे दें, या
इसी तरह किसी और साइट पे? गूगल ड्राइव पे सही है, लिंक आप हाँ, भेज दीजिएगा तो सारे। मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, तो वहाँ से आपको इश्यू नहीं आएगा फिर। चलो सही है। ठीक है, बाकी कोई क्लियर है सब कन्फ्यूजन? अभी तो आपने लेक्चर पूरी वीडियो नहीं देखी, पूरी वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद लेक्चर वीडियो भी देखना। कोई आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो फिर यस सर। नेक्स्ट लैब का जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें मुझे बता देना, उसमें फिर हम कर लेंगे क्लियर। चले सही है। सर लीव कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, बस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर दें बेशक। और काइंडली ये जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो एटलीस्ट अपने ऑनलाइन बैठा करें सामने, मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो सुना करें मेरी बातें। लास्ट टाइम भी इसी तरह 2-3 लड़के थे जो मीटिंग लीव नहीं कर रहे थे, तो ऑनलाइन रहा करें, ऑनलाइन करके छोड़ना जाया करें। सर अभी लीव कर दें? हाँ, अभी तो लीव कर जाए, तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो लीव कर जाए बेशक। सर आप अभी थ्रेटिकल और वो रीडिंग अपलोड करेंगे, दो चीज़ें? हाँ, थियोरेटिकल लेक्चर होगा, वो 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा थियोरेटिकल। ज़्यादा चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी हैं उसी एक्सपेरिमेंटल वीडियो में। थोड़ी बहुत जो जिस तरह कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर था वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं पिक्चर के थ्रू स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वो देख लेना, वो समझ आ जाएगी। बाकी तो उसमें ऐसा कोई चीज़ है नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो में ही आपको कवर हो जाएगी। चलिए सही है। तो वो छोटा सा लेक्चर होगा, वो देख लेना, साथ में रीडिंग्स देख लेना। सर वो कब तक अपलोड कर देंगे? मैं आज शाम तक कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह अपलोड कर दूँ। आज शाम तो को ना हो सका तो कल तक तो लाजमी हो जाएगा। चलिए सर सही है, वो कर दे फिर, वो लैब रिपोर्ट भी बना दें। ठीक है, लैब रिपोर्ट के लिए टाइम होगा आपके पास, नेक्स्ट वीक तक टाइम होगा, लैब रिपोर्ट तो आराम से बन जाएगी, उसका कोई इशू नहीं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।